अब यही सत्य रह गया है कि राजनीति में सब कुछ जायज है और यही वजह है कि राजनीतिक दल जरूरत को मुद्दा बना लेते हैं। खेतों को पानी की जरूरत है तो पानी पहुंचाना दलों का मुद्दा है। रोजगार चाहिए तो युवा राजनीतिक दलों का मुद्दा है। सुरक्षा चाहिए तो पुलिस मुद्दा है। देश से आतंकवाद को भगाना है तो कश्मीर मुद्दा है। लड़कियों को सुरक्षा देना है तो महिलाएं मुद्दा है। और इसी तरीके की सियासत से राजनीति में गद्दी पाने के लिए अब मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है। जात पर बात होगी, गोत्र पर चर्चा होगी, बस नहीं कुछ दिखेगा तो आम जनता। राजस्थान की राजनीति आज जिस मुकाम पर खड़ी है, अब जनता की बारी है और कुछ दिन ही जनता को मिलेंगे ये चीजें और समझने के लिए कि सरकार जो आएगी वो उनके लिए करेगी क्या। क्योंकि अभी तक आम जनता के मुद्दे जमीनी हकीकत लिए किसी के मुंह से सुनाई नहीं दिए। आज की सियासत में हम बात करेंगे किसानों से परेशान सरकार की, राजस्थान में चुनाव प्रचार की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं भूपेंद्र दुबे। सबसे पहले बात राजस्थान के चुनाव की। राजस्थान के चुनाव प्रचार की जो पूरी बयार है वो इतनी तेजी से बह रही है कि इसमें अब नेता विकास को लेकर के जिस तरीके से चले हैं उसमें जनता के लिए विकास की आंधी दिख रही है। प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विधानसभा में चुनाव प्रचार को लेकर कई जगहों पर चुनावी सभा की। बहरोड में जनसभा को संबोधित किया, आमजन से भाजपा के लिए वोट करने की अपील की। कांग्रेस पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आते ही अहंकारी हो जाती है। यहां भी जनता के मुद्दे में रोजगार कहीं नहीं दिखा। सरकार के मुंह से ये बातें सामने निकल कर नहीं आई कि रोजगार है कहां पे। विकास के काम की गिनती नहीं कराने आई हूं। मैं खाली आपसे ये पूछने आई हूं कि क्या हमारे अगले 5 साल का भी मकसद विकास है क्या? हम चाहते हैं ना, विकास चाहिए कि नहीं? सब चाहते हैं विकास चाहिए। हमारे 55 साल निकल गए भाइयों, हमने 55 साल देखे, कहां चले गए समय, हमारी उम्र उसके साथ चली गई, परंतु जो काम होने चाहिए थे उन 55 सालों के अंदर हमने नहीं देखा। विकास चाहिए, जो काम होने चाहिए थे नहीं हुए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ये बात कह रही हैं। चलिए केंद्रीय मंत्री को सुन लेते हैं। सुषमा स्वराज बीकानेर में संवाददाताओं से बातचीत की। उन्होंने सभी राज्यों में चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम जाति के विवाद की बात नहीं करते। उन्होंने कांग्रेस में राजस्थान के प्रदेश को कांग्रेस के राज में कहा कि विकास हुआ ही नहीं। लेकिन राजस्थान में बार बार कांग्रेस चुनाव का मुद्दा बदलना चाहती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि जब हम विकास गाथा कहते हैं तो सभा में बैठे हुए लाभार्थी जिस तरह से सहमति की ताली बजाते हैं, हमारी बात को पुष्ट करते हैं, उससे राजस्थान में हमारे पक्ष का वातावरण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो पहले उन्होंने कोशिश की एक जाति का विवाद छेड़ने की, श्री सीपी जोशी का बयान आया, लेकिन हम उनकी उस चाल में नहीं फंसे और हम विकास पर ही आगे बढ़ते रहे। अब कल से उन्होंने फिर मुद्दा बदलने की कोशिश की है। जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह रहे। उन्होंने भी राजस्थान चुनाव को लेकर के चर्चा की और कई जगहों पर चुनावी सभाएं की। उन्होंने भी कांग्रेस पर ही निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में विकास हुआ नहीं।
राजनाथ सिंह ने मीडिया से भी मुखातिब होकर की इन बातों को कहा कि 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस का पूरी तौर पर सफाई होना तय है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस हताशा में है और विकास सुशासन के हाईवे से कांग्रेस पूरी तौर पर उतर गई है और जातीय मुद्दों को लेकर के बात कर रही है, गोत्र की अंधेरी गलियों में भटक रही है। भारत इस समय विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और साथ ही साथ विश्व की टॉप 10 इकोनॉमीज में भारत 6ठे स्थान पर आ गया है। लोग उम्मीद यह भी करते हैं कि 2030 आते आते हमारा यह भारत विश्व की टॉप 3 इकोनॉमीज में आएगा। पहले के कंपैरिजन में 50 से लेकर 60% माओइज्म में विगत 4 वर्षों में कमी आई है। 90 जिलों का यह नक्सलवाद 8-9 जिलों में सीमित कर रहा गया है। छोटी मोटी घटनाएं और कहीं हो सकती हैं, मैं ये कोई दावा नहीं करना चाहता। यह कांग्रेस पार्टी यह कहती थी कि सेना की प्रशंसा की जा रही है, सर्जिकल स्ट्राइक की सार्वजनिक रूप से चर्चा की जा रही है। माने सेना की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा नहीं होनी चाहिए। उनकी प्रशंसा करने से उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है और ये भी कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी के समय भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई। राजस्थान के चुनाव प्रचार में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी की ओर से कई दिग्गज नेता मतदाताओं से रूबरू होने का कार्यक्रम। इसी कड़ी में बीजेपी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उदयपुर पहुंची। उन्होंने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से कहा कि भाजपा और कांग्रेस में अंतर यही है कि हम जमात की राजनीति करते हैं, वो जात की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में राजस्थान हर क्षेत्र में पिछड़ गया था, जिसे भाजपा सरकार काफी प्रयास के बाद सुधार करके लाई है। कांग्रेस का मंत्री अपने ही प्रदेश के मुख्यमंत्री का सार्वजनिक अपमान क्यों करता है? ये जवाब राहुल गांधी को देना होगा कि कांग्रेस का एक नेता हिंदुस्तान से ज्यादा प्रेम पाकिस्तान से क्यों करता है? ये जवाब राहुल गांधी को देना होगा कि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि वो उस कांग्रेस के नेता के लिए एक उज्जवल भविष्य देख रहे हैं, तो राहुल गांधी अपने भविष्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मकराना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बड़सू में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस नोटबंदी व जीएसटी को मुद्दा बना रही है, जबकि नोटबंदी और जीएसटी से सरकार की इनकम बढ़ी है, जिसमें अब यह पैसा गांव-गांव तक पहुंच रहा है। वर्तमान में गांव-गांव में बिजली व सरकार बनी हुई है। इसी दौरान मेघवाल ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की भी अपील की। बोले भारत माता की। गांव बड़सू विधानसभा क्षेत्र मकराना। चाय पर चर्चा जब चुनाव आते हैं तो शुरू हो जाती है और इसी क्रम में भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने पत्रकारों से रूबरू हुए। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। मदन लाल सैनी ने कहा कि इन विधानसभा चुनाव में भाजपा मजबूती से जीतकर इतिहास बनाएगी। हमारी ताकत हमारा बूथ है, इसलिए हमने बूथ पर बहुत फोकस किया है और कांग्रेस पार्टी बिना दूल्हे की बारात है, जहां रात को और 5 मुख्यमंत्री के दावेदार सोते हैं, दूसरे दिन उठते हैं तो एक नाम और नया जुड़ जाता है। इस प्रकार की जो पार्टी है, जो दूल्हा है नहीं और बारात चली है, ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं से मुकाबला नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को फिर राजस्थान दौरे पर हैं और सीकर आएंगे, जिसका जायजा लेने मदन लाल सैनी सीकर में पहुंचे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक जाकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से इस विषय की चर्चा करने की भी बात कही
कि भाजपा को मजबूती से जिताने के लिए काम करने की जरूरत है। 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होने वाली सभा शेखावटी में एक ऐतिहासिक सभा है। अमित शाह सरकार को राजस्थान में वसुंधरा जी के नेतृत्व में पुनः स्थापित करना चाहती है। यहां 4 तारीख को हमारे देश के दुनिया के पहले व्यक्ति श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी का कार्यक्रम है। उसके तैयारियों के लिए चर्चा करने के लिए भी मैं कार्यकर्ताओं से यहाँ आया हूँ। आसपास के सभी नागरिकों से मेरा ये भी आग्रह है कि 4 तारीख की सभा में वो अपने प्रिय नेता मोदी जी को सुनने के लिए अवश्य पधारें। बात कांग्रेस की कर लेते हैं। राजस्थान में चुनाव की गहमागहमी तेज हो गई है। चुनाव को लेकर नेताओं के सियासी दौरे भी बढ़ गए हैं। इसी के साथ चुनावी बयानबाजी भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ जिले के नोहर में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे। वहीं केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक के बाद एक बच्चा पैदा होता है, माँ को जापानी महिला को लाओ, क्यों पहुंचा दिया। वाजपेयी जी गवर्नमेंट थी दिल्ली में, वसुंधरा जी कहती थी कि जो करो मैं एक आदमी भूखा नहीं सोने दूंगा राजस्थान के अंदर। मेरे रहते हुए ऐसा इंतजाम किया, गांव में बोरी रखवा दी गेहूं की। काम के बाद अनाज योजना में इतना गेहूं इकट्ठा हो गया है। एक के बाद एक बच्चा पैदा होता है, माँ को जापानी महिला को लाओ। तो बोले यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान की सियासत में जिन चीजों को बीजेपी भजाने पर लगी हुई है उसमें योगी एक मुद्दा बन गए हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट ने योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप लगाया कि जितने दिनों से वो राजस्थान में पड़े हैं उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार का कामकाज कैसे चल रहा होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 22 दिनों से योगी आदित्यनाथ राजस्थान में पड़े हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरीके से अगर राजनीति होगी और राज्य का मुख्यमंत्री राज्य से बाहर रहेगा तो उसकी स्थिति क्या होगी। लेकिन इसके पीछे जो भाजपा की मंशा है वो क्या है, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। 2018 के 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में राजस्थान में भाजपा को मंदिर मुद्दा सबसे ज्यादा भजता दिख रहा है। यही वजह है कि अयोध्या के मुद्दे को पूरे राजस्थान में भजाने की कवायद के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाएं लगातार यहां हो रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने अपने बयान में कह दिया कि पिछले 22 दिनों से योगी आदित्यनाथ राजस्थान में ही पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था को समझा जा सकता है। कांग्रेस की इस चिंता ने भाजपा को यह बल तो दे दिया कि योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के मुद्दे के साथ राजस्थान में अभी के लिए प्रासंगिक तो हैं ही। ये अलग बात है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में योगी आदित्यनाथ इस स्तर पर नहीं प्रचार में लगाए गए थे जिस तरीके से राजस्थान के चुनावों में योगी आदित्यनाथ के प्रचार हो रहे हैं। कट्टर हिंदूवादी छवि और मंदिर मुद्दे को लेकर के बेबाक टिप्पणी रखने वाले योगी आदित्यनाथ भाजपा के लिए राजस्थान में वैसे मुद्दों की भरपाई कर रहे हैं जो कहीं न कहीं भाजपा के अंदर खाने में कभी बड़ी चर्चा का विषय था।
वसुंधरा राजे से आरएसएस की नाराजगी और जमीनी स्तर तक आरएसएस के काम न करने की भरपाई योगी आदित्यनाथ से करवाई जा रही है, क्योंकि वसुंधरा राजे के काम से साधु संत भी नाराज थे। योगी आदित्यनाथ बचे हुए दिनों में भी चुनाव प्रचार करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार को राजनीति में सियासत के तौर पर कांग्रेस जिस तरीके से भजाने की कोशिश कर रही है, फिलहाल इसका कोई असर भी भाजपा के सेहत पर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बचे हुए 4 दिनों में भाजपा को 200 सीट के लिए उतने कोस की दूरी तो तय ही कर लेनी है जिससे गद्दी पर फिर से काबिज होने का मौका मिल जाए। लेकिन एक बात और साफ साफ दिख रही है कि हिंदुत्व की जिस छवि को लेकर भाजपा आगे बढ़ी है, उसका फायदा अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो कांग्रेस धर्म और जाति के आधार पर बांट करके भाजपा की राजनीति को कहीं भजा पाई तो एक बड़ी चूक जरूर भाजपा के हाथ कही जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो भाजपा योगी को भजाने में पूरे तौर पर लगी हुई है। हालांकि अगर कांग्रेस के अध्यक्ष की बात माने और उनके आंकड़ों को समझें, सचिन पायलट ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से एजेंडे के तौर पर योगी आदित्यनाथ को लगाया गया है, पिछले 22 दिनों से लगातार वो यात्रा कर रहे हैं, बीच बीच में चुनाव प्रचार की जो उनके कार्यक्रम है वो तो लगते ही हैं, उसके अलावा जिस तरीके से काम वो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति को, उत्तर प्रदेश की सरकार को प्रभावित करेगा। लेकिन भाजपा की मंशा साफ है कि उसे इस चुनाव में योगी को जितना ज्यादा से ज्यादा भजा सकते हैं भजा लेना है। इन तमाम चीजों के बीच भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के लिए 2022 मेजबानी भारत करेगा, इसकी एक सौगात भारत की झोली में उन्होंने डाल दिया है। 2022 में न्यू इंडिया का संकल्प नरेंद्र मोदी ने ही किया था, न्यू इंडिया का नारा भी उन्होंने दिया था और 75 साल आजादी के 2022 में भारत पूरा करेगा। ऐसे में G20 को लेकर के भारत की मेजबानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी कूटनीतिक जीत भारत की कही जा सकती है, जो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारत के नए हौसले और नई बुलंदी पर पहुंचाने के लिए कारगर होगा। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 के लिए भारत की मेजबानी G20 की बैठक के साथ करने को लेकर जो मौका भारत को दिया है, वो भारत के इतिहास में बड़े आलेखों में दर्ज होगा। G20 की 2022 की बैठक भारत में होगी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की ये बड़ी कूटनीति कही जा सकती है। पूरे विश्व की कुल अर्थव्यवस्था का 45% हिस्सा G20 के देश के हिस्से से ही चलता है। ऐसे में भारत 2022 में G20 की मेजबानी करेगा, ये भारत के लिए गौरव की बात है। G20 को लेकर के एक बात जरूर उठी थी कि 2022 में इटली G20 का मेजबानी करता, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इटली से इस बात की गुजारिश की कि 2022 का मौका भारत को दे दिया जाए। इटली के इस पर सहमति के बाद भारत 2022 में G20 की मेजबानी को लेकर के अब खुद को तैयार करने में जुट गया है। G20 की मेजबानी मिलने के बाद नरेंद्र मोदी ने G20 समूह के सभी नेताओं को 2022 के लिए भारत आने का न्योता दे दिया, जिसके कई मायने भारत में अब खड़े हो रहे हैं। भारत तेजी से बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था का एक बड़ा देश है और इसको लेकर के सभी वैसे देश जो G20 के हिस्सा हैं, भारत के साथ व्यवसायिक और आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए जुड़ना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने भारत को 2022 में न्यू इंडिया का नारा देकर के आगे बढ़ाने की बात कही थी और 2022 में भारत आजादी के अपने 75 साल को पूरा करेगा। ऐसे में कई बड़ी चीजें भारत में लिखी जाएंगी। आर्थिक संरचना और ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में भारत की बढ़ती ये कूटनीति का एक बड़ा कदम कहा जा सकता है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था तो मजबूत होगी ही, पूरे विश्व पलट पर भारत अपनी नई धाक के साथ खड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो G20 भारत में
अब बात कांग्रेस की कर लेते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश में वसुंधरा सरकार को किसानों के मुद्दे को लेकर किसी तरह की चिंता नहीं रही। सुरजेवाला ने कहा कि किसानों की ओर से की जाने वाली लगातार आत्महत्या को लेकर वसुंधरा सरकार पर किसी भी तरीके का असर नहीं रहा और पिछले 5 सालों में कोई काम किसानों के हित के लिए किया ही नहीं गया। इसके चलते किसानों ने आत्महत्या की है और इसके लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। इतना ही नहीं, केंद्र की मोदी सरकार भले ही फसलों के दाम को 1.5 गुना करने की बात कर रही है, लेकिन जो उसके सरकारी आंकड़े हैं उसके अनुसार ही फसलों के दाम 1.5 गुना तो नहीं हुए, जो मूल्य पहले मिलता था वह भी किसानों को नहीं मिल रहा है। इसलिए किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। चुनाव की इस बेला में महत्वपूर्ण विषय लेकर किसानों को उनके उत्पादन का मूल्य नहीं मिल रहा है, इसके लिए किसान नाराज हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की मंडियों से धान बेचने वाले किसान गायब हो गए हैं, तो दिल्ली में दरबार जमा चुके किसानों को अब सरकार अभी तक मना पाने में फेल है। पेश है एक रिपोर्ट। देश में किसानों की नाराजगी भाजपा सरकार के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में किसानों को लेकर जिस तरीके से वादे किए गए, उसकी नाराजगी में अब किसान जिस तरीके से खड़े हुए हैं, उसको लेकर सरकार के माथे पर चिंता की लकीर बढ़ गई है। बात छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ पर चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी किसानों को लेकर सरकार की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। कृषि के बोनस और समर्थन मूल्य को लेकर के किसानों ने अपनी फसल को बेचने से लगभग इनकार ही कर दिया है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो अभी तक धान की खरीद में केवल 10% तक के ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सका है, जबकि मध्य प्रदेश में धान की खरीद हर साल की तुलना में अब तक केवल 1% ही हो पाई है। मध्य प्रदेश में नवंबर के अंत और दिसंबर के पहले सप्ताह तक लगभग 20 से 30 लाख टन धान की खरीद हो जाती है, जबकि अभी तक केवल 17,244 टन धान की खरीद को ही पूरा किया जा सका है। किसान मंडी से गायब हैं, सरकार परेशान है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों की बैठक बुलाई और पूछ लिया कि धान की खरीद में कमी क्यों आई है। हालांकि उसके गोल मटोल का उत्तर अधिकारियों ने सीएम के सामने रख दिया। कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में हैं, धान की खरीद इसलिए नहीं हुई, लेकिन मूल सबब दिल्ली में धरना दिए किसानों का है। बोनस और समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मांग को लेकर के किसान लगातार आंदोलन पर हैं और जिस तरीके से धान की बिक्री को किसानों ने रोका है, निश्चित तौर पर सरकार की नीतियों पर यह भारी पड़ेगा। अब किसानों को कर्ज माफ करने का वादा कांग्रेस कर चुकी है। बोनस और समर्थन मूल्य देने का वादा भाजपा के पीएम मोदी से लेकर उनके नेता तक कर चुके हैं। फिर किसान अभी तक सामान को लेकर बाजार में पहुंचे क्यों नहीं? कृषि में बहुत ज्यादा विकास दिखा नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट से यह भी बात सामने आ गई है। ऐसे में किसानों की नाराजगी घटता विकास दर का कारण बना है। किसानों की पैदावार को उचित मूल्य न मिल पाना किसानों के पैदावार के घटने का भी कारण बनेगा। ऐसे में सरकार अर्थव्यवस्था के साथ ही किसानों को मनाएगी कैसे? 2019 के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो किसानों को मनाने के बाद ही राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ ही केंद्र पूरे जीडीपी की जो बिगड़ी हुई व्यवस्था उसे पटरी पर ला पाएगी। लेकिन किसान मानेंगे कब? इंतजार नहीं, काम करना होगा, तभी किसानों को लेकर के सरकार का कोई ठीक ठाक उत्तर जनता के बीच जा पाएगा। तो आज की सियासत में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए आप जन टीवी के साथ। नमस्कार।